हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 14 कार्बन फैमिली का रिवीजन करने वाले हैं और ये सिर्फ नाम का रिवीजन होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। एंड लास्ट में हमने कुछ पीवाईक्यूज भी कराए हुए हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना जरूर है ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते जाएं। और इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है ग्रुप नंबर 13, वहां पर हमने बोरॉन फैमिली के बारे में डिस्कशन किया हुआ है ना। तो उस वीडियो को जरूर से देखना है। और ये है हमारा पार्ट 2 और इस वीडियो में हम ग्रुप नंबर 14 यानी कि कार्बन फैमिली का डिस्कशन करने वाले हैं। आगे 4 पार्ट और आएंगे तो आपको वो जरूर से देखने हैं, है ना। ग्रुप नंबर 15, 16, 17 एंड 18 भी तो कराना है हमको। यस, एंड ये सब कुछ अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग कराया जा रहा होगा। इसके बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, राइट। जेईई मेंस एंड नीट के लिए ये परफेक्ट वीडियो होने वाला है। क्लियर है बात। बाकी आप हमारे चैनल को विजिट कर ही चुके होंगे, नहीं किया है तो कर लीजिए। काफी अच्छा क्वालिटी कंटेंट वहां पर मौजूद है। हमने काफी सारे पीवाईक्यूज कराए हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। हमने टॉप पीवाईक्यूज भी कराए हुए हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी रिवीजन कर पाए, है ना। जाइए हमारे चैनल को विजिट करिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए आगे देखिए ध्यान से। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और ये क्या है भैया, SN बोले तो टिन, और ये PB यानी कि लेड। कैसे याद किया है आपने? कहें सीता जी सुनो पार्वती, ऐसे याद किया है ना। या कोई और निमोनिक भी आपने याद करी है तभी कोई दिक्कत नहीं है, उसी निमोनिक को याद रखिएगा। नई वाली सीखने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। और ये लास्ट में क्या है, प्लेरोवियम, है ना। और ये है लेटेस्ट एलिमेंट। इसके बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पांचों के बारे में पढ़ना है। कहें सीता जी सुनो पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। नॉन मेटल है कार्बन, नॉन मेटल, सिलिकॉन नॉन मेटल, जर्मेनियम मेटलॉइड है, टिन एंड लेड मेटल होते हैं, है ना। क्लियर है बात। और ये भैया सिलिकॉन क्या है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ये। अब आपको लग रहा होगा फर्स्ट कौन है, तो भैया देखिए भैया फर्स्ट कौन सा है, ऑक्सीजन इज मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। अब आपको लग रहा होगा एल्यूमिनियम भी तो मोस्ट अबंडेंट था। भैया एल्यूमिनियम जो है मोस्ट अबंडेंट मेटल था। अपने ग्रुप नंबर 13 वाली वीडियो को देख रखा है, इसलिए आपको ये कंफ्यूजन आएगा जरूर, है ना। एल्यूमिनियम था मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट, और यहाँ पर मेटल वगैरह नहीं, एलिमेंट की बात करी जा रही है। ओके, आगे बढ़ें। बाकी आप यहाँ पर देख पाएंगे आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बोरान के आइसोटोप्स भी पढ़ाए हुए थे, है ना। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप कार्बन का C12, C13 एंड C14। C14 होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जिसका T12 5770 साल होता है। भैया बहुत लंबा टाइम है यार, ये तो 5770 ईयर्स। ओके, बढ़े आगे डेफिनेटली। और यहाँ पर हमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखना है। जर्मेनियम एग्जिस्ट ओनली इन ट्रेसेस। ओके, जर्मेनियम सिर्फ ट्रेसेस में मिलता है हमको। एंड टिन अकर्स मेनली एज कैस्टराइड। टिन कैस्टराइड के फॉर्म में मिलता है, यानी कि SnO2 के फॉर्म में मिल रहा होता है हमको। अब आइए लेड अकर्स मेनली एज गैलेना, यानी कि PbS। ये सब आपको पता होना चाहिए, गैलेना के ऊपर क्वेश्चन पहले पूछा गया है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर इंक खड़ा देते हैं इससे। ओके ग्रेट। नाउ अब कुछ ट्रेंड हमको याद करने हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते रहे हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे, है ना। तो आपको पढ़ना जरूर से है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक रेडियस के बारे में पढ़ते हैं पहले भैया। आप सभी को पता है कि डाउन द ऑर्डर क्या होता है, साइज बढ़ रहा होता है ना। अगर साइज बढ़ रहा है इसका मतलब एटॉमिक रेडियस भी बढ़ रहा होगा, सिंपल सी बात है। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि इसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। क्लियर है। आगे आइए, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के लिए क्या होता है, साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। अरे जितना बड़ा साइज होगा उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही तो आसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाएगा। अगर न्यूक्लियस का इफेक्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम हो चुका है तो बहुत ही आसानी से हम वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल सकते हैं। दैट मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होने वाली है। साइज छोटा है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी। क्लियर है बात। तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा ऑर्डर क्या होना चाहिए था, पहले कार्बन होना चाहिए था, कार्बन है, पहले सिलिकॉन, फिर उसके बाद सिलिकॉन होना चाहिए था, सिलिकॉन है, देन जर्मेनियम, देन जर्मेनियम। ओके, बट यहाँ पर भैया SN बोले तो टिन होना चाहिए था, बट यहाँ पर तो लेड आ चुका है, यानी कि इन दोनों में रिवर्स हो गया है ऑर्डर। क्यों हो गया है? उसका रीजन है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव यानी कि PB का जेड इफेक्टिव ज्यादा है इन कंपैरिजन टू SN। दैट मींस लेड का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है टिन से। जेड इफेक्टिव का कुछ खास मतलब नहीं है, सिर्फ पुअर शील्डिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, तो यस, इस रीजन को पता रखेंगे तो डेफिनेटली याद करने में आसानी रहने वाली है।
अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा खास है यहाँ पर, क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की कैपेसिटी। कार्बन की ज्यादा है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है देन लेड, देन सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड टिन की ऑलमोस्ट सेम होती है 1.8 1.8 1.8। आप देख पा रहे होंगे, ये आपको रटी हुई होनी चाहिए, पूछी जा सकती है, बिल्कुल पूछी जा सकती है ना। अब यहां पर आइए मेल्टिंग पॉइंट को देख लेंगे ध्यान से। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि डाउन द ऑर्डर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो रहा होगा, कम हो रहा होगा, क्योंकि डाउन द ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। अगर बॉन्ड होल्डिंग कैपेसिटी कम हो रही है तो मेल्टिंग पॉइंट भी तो कम हो रहा होगा। अरे हाँ या ना? यस। देखिए सिंपल है, या फिर यहाँ पर भी कुछ बदलाव आया है, यहाँ पर भी जेड इफेक्टिव ने अपना काम कर दिया और इन दोनों के ऑर्डर को स्विच कर दिया, टिन और लेड। ज्यादातर बदलाव यहीं पर आ रहे होंगे, है ना। देख पाएंगे आप कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड एंड लास्ट में टिन। ओके, और ये किस वजह से हुआ है? जेड इफेक्टिव वजह से हुआ है। यहाँ पर भी आप देख पाएंगे एट द एंड आपको आयनाइजेशन एनर्जी एंड मेल्टिंग पॉइंट का सेम ऑर्डर मिल रहा होगा। अरे हाँ है ना? यस। लास्ट को देख लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, सिंपल सा है, कहें सीता जी सुनो पार्वती। अरे हाँ है ना? कैल्शियम सॉरी कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ओके, यानी दैट मीन्स आसानी से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जेड इफेक्टिव का थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी ये ऑर्डर याद करना आसान है आपके लिए। आगे बढ़ जाएं। ओके, चलिए आगे आते हैं। और यहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है ना, बहुत ही ध्यान से आपको स्क्रीन पर देखना है, बहुत ध्यान से। और इस सेशन की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। क्लियर है बात? यस। आइए जनाब, यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन का हमने यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, लेड और टिन का सब कुछ हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा हुआ है, और ये हमने कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिखी हुई है। कार्बन का 2s2 2p2 हो जाएगा, देन +2 ये क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। आप ध्यान से देखेंगे कार्बन एंड सिलिकॉन की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, देन जर्मेनियम और ये क्या है? Sn टिन और Pb लेड, इन तीनों की +2 +4 कॉमन ऑक्सीडेशन होने वाली है। ऐसा ही कुछ आपने ग्रुप नंबर 13 में भी देखा था, वहां पर +1 एंड +3 था, यहाँ पर +2 एंड +4 है ना। सिंपल है, समझ पा रहे हैं चीजों को? बिल्कुल। अब यहाँ पर आइए नीचे आएंगे, इस तरफ देखिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस डाउन द ऑर्डर। सिंपल है, आपने कि हर जगह पढ़ा है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ऑर्डर इंक्रीज कर रही होती है। क्यों कर रही होती है ये भी देखेंगे हम यहाँ पर, बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा होता है ना। पोअर शेलिंग इफेक्ट इंक्रीज कर रहा होता है, इसी वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही होती है, जबकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घट रही होती है डाउन द ऑर्डर, है ना। नंबर ऑफ पुअर शेल्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे, दैट मींस जेड इफेक्टिव भी बढ़ रहा होगा। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, दैट मींस कार्बन 4+ की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, देन सिलिकॉन 4+, देन इस तरीके से आप पढ़ पाएंगे। एंड यहाँ पर भी स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ऑर्डर। एक बार है ना, कार्बन 2+ कम स्टेबल है सिलिकॉन 2+ से, सिलिकॉन 2+ कम स्टेबल है जर्मेनियम 2+ से, और सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है? लेड की। Pb 2+ की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। ऐसा ही कुछ आपने ग्रुप नंबर 13 में भी देखा था, तो इसको याद करने के लिए अलग से दिमाग चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप याद कर पाएंगे। यहाँ पर आइए, यहाँ पर भी उन्हें कुछ ऐसा एग्जाम्पल दिया हुआ है। Pb 2+ की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इन कंपेरिजन टू Pb 4+। क्यों? क्योंकि Pb कहाँ पर भैया? नीचे है ना, नीचे आते हुए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है। और यहाँ पर देखेंगे आप, जर्मेनियम 4+ ज्यादा स्टेबल है इन कंपेरिजन टू जर्मेनियम 2+। जर्मेनियम थोड़ा ऊपर है ना, बीच में है, दैट मींस यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपेरिजन टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑल गुड, ठीक है। तो इसका मतलब Pb 4+ में नहीं रहना चाहेगा, Pb 4+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Pb 2+ में जाना चाहेगा, क्योंकि Pb 2+ की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। इसका मतलब Pb 4+ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा, उसका उसने रिडक्शन करवा लिया है ना। इसी प्रकार से जर्मेनियम 4+ को भी आप देख पाएंगे, जर्मेनियम 4+ में जाना चाहेगा, क्योंकि जर्मेनियम 4+ ज्यादा स्टेबल है, इसलिए वो 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड जर्मेनियम 4+ का फॉर्मेशन कर लेने वाला है, राइट। दैट मींस जर्मेनियम 2+ एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करने वाला है। आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट चिंता की कोई बात नहीं है, निश्चित तौर पर आपको जो PDF मिलने वाली है वहां पर आप इन सभी चीजों को देख पा रहे होंगे, है ना। कुछ भी ऐसा टफ भी नहीं है जो हम एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा जोर लगाने की जरूरत पड़े। आइए भैया ऑक्साइड्स पर आइए, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। E+O2, E बोले तो पूरे एलिमेंट, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, है ना। E+O2 तो भैया EO या फिर EO2, 2 तरीके के ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो सकता है, मोनोऑक्साइड एंड डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पर क्या क्या बन रहा है एंड वो ऑक्साइड कौन कौन से हैं। ऑक्साइड न्यूट्रल, एम्फोटेरिक, एसिडिक, बेसिक, कुछ भी है ना,
दिक्कत है अगर तो जाइए हमारे ऑक्साइड्स वाली वीडियो को देखिए, आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट में मिल जाने वाला है। एक भी डाउट आपका नहीं रहेगा उस वीडियो को देखने के बाद। फिलहाल आप यहीं पर बने रहिए, है ना। देखिए मोनोऑक्साइड COSIO GeO SNO PbO, है ना, दैट मीन्स कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम डाइऑक्साइड। क्लियर है बात। अब यहाँ पर सिर्फ एक है जो न्यूट्रल ऑक्साइड है, दैट मीन्स CO, है ना। और ये पांचों आसानी से आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार से आप करेंगे। और ये पांचों क्या है, एसिडिक, एंड लास्ट के 4 एम्फोटेरिक होने वाले हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्लियर है बात। ये पूछे गए हैं, हम फालतू में नहीं करा रहे हैं जनाब, पूछे गए हैं, ये आगे भी पूछ जाएंगे, तो पढ़ के रखना है, इन चीजों को याद करके रखना है। ऑक्साइड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए पढ़ सकते हैं आप इन चीजों को, आगे बढ़ते हैं फिलहाल के लिए। नाउ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, वाटर की तरफ इनकी रिएक्टिविटी कैसी होने वाली है, पढ़िए। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर नॉट अफेक्टेड बाई वाटर, इनको भैया पानी वानी से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। किसको किसको, कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम को। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, इसको हम मार्क कर लेंगे, है ना। और सेकंड पॉइंट क्या है, टिन डिकम्पोजेज स्टीम टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन गैस। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम को फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, बट भैया टिन को तो पड़ता है ना। एसएन, इसी को और तो हम टिन बोलते हैं, एसएन स्टीम, वाटर लिक्विड फॉर्म में नहीं स्टीम फॉर्म में होना चाहिए, लिखा भी हुआ है 2H2O। क्या बनेगा, SnO2, अभी भी बनाकर क्या हैं आप, है ना, SnO2 ये रहा। क्या है ये, टिन डाइऑक्साइड, कैसा होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होने वाला है ये। क्लियर है बात, दैट मीन्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड, सॉरी टिन डाइऑक्साइड बनेगा, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होने वाली है जब आप टिन की रिएक्शन करवाने वाले हैं स्टीम यानी कि वाटर के साथ। ओके, क्लियर है, पढ़ सकते हैं। इस चीज को याद करने में कोई भी तकलीफ, कोई भी समस्या, कोई दुख दर्द पीड़ा नहीं होने वाला। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन। देखिए थोड़ा सा फास्ट ही हमको रहना पड़ेगा क्योंकि ऑब्वियसली रिवीजन वीडियो है, ज्यादा हम टाइम लगाएंगे तो आपको भी मजा नहीं आने वाला है ना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन की तरफ इनकी रिएक्टिविटी कैसी होती है, फॉर्म्स MX2 एंड MX4 टाइप्स। ओके, यानी कि हैलोजन के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो MX2 या फिर MX4 टाइप्स के कंपाउंड बन रहे होते हैं। एक्स का मतलब क्या है, यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों ही है ना। कहीं कहीं पर फ्लोरीन नहीं होता, इसलिए यहाँ पर लिखना जरूरी है कि भैया फ्लोरीन भी यहाँ पर होने वाला है। मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर, क्या लिखा है यहाँ पर, मोस्ट ऑफ द, यानी कि सारे नहीं है बट ज्यादातर होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं, कोवेलेंट इन नेचर। कौन नहीं होता है, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अभी आते हैं वहां पर। ओके, PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज Pi bond do not release enough energy to unpaired 6s2 इलेक्ट्रॉन्स। Pb लेड का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो आपको आता ही होगा, देखिए यहाँ पर हमने लिखा भी हुआ था, कहाँ गया भैया, ये देखिए लेड का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, 5d10 6s2। 6s2 के इलेक्ट्रॉन्स को तोड़ा नहीं जा सकता, इसीलिए यहाँ पर जस्ट सेकेंड कहाँ गए हम, ये इसीलिए हमें PbI4 नहीं मिलता है। PbI4 डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज Pi बॉन्ड डू नॉट रिलीज इनफ एनर्जी टू अनपेयर्ड 6s2। जब ये बॉन्ड को तोड़ा जाता है तो इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं निकलती है कि हम 6s2 के इलेक्ट्रॉन्स को अनपेयर्ड कर पाएं, इसी वजह से PbI4 एग्जिस्ट नहीं करता है ना। यहाँ पर आपने देखा MX4 टाइप्स के कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, बट आपको साथ में ये भी याद रखना है कि भैया PbI4 नहीं बनता है। एक्सेप्शंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। और एक बार और देखेंगे यहाँ पर SiCl4 की रिएक्शन जब आप करवाने वाले हैं 4H2 के साथ 4H2O के साथ, तो फिर SiOH होल 4 यानी कि सिलिसिक एसिड बनने वाला है। आपको OH देखकर भैया ये ना लगे कि ये बेस है, भैया ये एसिड है, सिलिसिक एसिड है ऑब्वियसली। दैट मींस SnF4 एंड PbF4 आर आयनिक इन नेचर, इस बात को आप याद रख लेंगे। यहाँ पर हमने बोला था मोस्ट ऑफ द MX4 आर कोवेलेंट इन नेचर बट SnF4 एंड PbF4 आर आयनिक इन नेचर। इस बात को आप अंडरलाइन करना चाहें कर लें, कहीं से भी मार्क करना चाहें कर लें, बट डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं, कोई समस्या नहीं। अब आइए इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के इलेक्ट्रोप्स के बारे में भी हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पहला क्या है, क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोप्स, जिसके एग्जांपल होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। इन तीनों के बारे में आपने पढ़ा सुना जरूर होगा, अभी हम भी पढ़ाते हैं। सेकेंड क्या है, एमोर्फस इलेक्ट्रोप्स, एग्जाम्पल कोल, चारकोल एंड कोक, है ना। चलिए पहला क्या है, क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोप्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन के बारे में हम पढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये तीनों, क्वेश्चंस इसे पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, तो हर एक लाइन को जो भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना पता होना चाहिए आपको। क्लियर है बात, यस। आइए जनाब यहाँ पर क्रिस्टलाइन इलेक्ट्रोप्स, डायमंड के बारे में पढ़ने वाले। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है यहाँ पर, है ना, इन सभी चीजों को याद रखना है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, 3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर,
देख पा रहे हैं ना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इस प्रकार से हमने यहाँ पर येलो पेन से बनाया भी हुआ है। ओके, इंसुलेटेड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं इसलिए भैया ये इंसुलेटर होता है। यहाँ पर कोई भी करंट वगैरह नहीं फ्लो करने वाली, डायमंड में करंट वगैरह नहीं फ्लो करती है, ये इंसुलेटर होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ना। डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है इसकी, बहुत ज्यादा डेंसिटी होती है। कितनी होती है? 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डिजिट वगैरह मतलब ये नंबर वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बट आपको इतना पता होना चाहिए कि इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, राइट। ग्रेफाइट वगैरह से काफी ज्यादा डेंसिटी इसकी होने वाली है। फिफ्थ पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये जायंट मॉलिक्यूल होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड लेंथ। कार्बन कार्बन की जो बॉन्ड लेंथ है ना, उसका क्या है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ है। यहाँ पर कार्बन कार्बन का बना होता है ना, यस, दैट मीन्स बॉन्ड लेंथ उनकी 1.54 एंगस्ट्रॉम होने वाली है। काइनेटिकली मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोप है ये। 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है ना, पता होनी चाहिए आपको। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, आपको एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। sp3 होने वाला है, यहाँ पर कोई भी sp2 कैरेक्टर नहीं शो करेगा, कोई भी पाई बॉन्ड वाला नहीं होने वाला। डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, इंसुलेटर होता है क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सिंपल सी बात है। काइनेटिकली मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रोप होता है, याद कर सकते हैं बिल्कुल। आगे आइए, अब भैया ग्रेफाइट के बारे में समझते हैं। बहुत ध्यान से इस पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम। ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम्स। बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। डायमंड में आपने देखा था sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, बट यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है ग्रेफाइट की केस में। ओके, हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल यानी कि 6 रिंग का स्ट्रक्चर होने वाला है। अभी यहाँ पर हम स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं, पहले यहाँ पर सब कुछ पढ़ लीजिए। कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। पीछे जाइए, क्या था? डायमंड क्या था? इंसुलेटर था क्योंकि वहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं थे, बट यहाँ पर कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर होने वाला है। यहाँ पर हमने कुछ हिंदी में लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ पाए। देखिए क्या लिखा हुआ है हमने, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है किसी कार्बन एटम का, जो इलेक्ट्रॉन फ्री है किसी कार्बन एटम का, जो भी इलेक्ट्रॉन किसी कार्बन एटम का फ्री है, वो अपनी दूसरी लेयर के साथ, दूसरी लेयर के कार्बन एटम्स के साथ पाई बॉन्ड बना लेता है और वो पूरी लेयर में मूव करता है, और इसी मूवमेंट की वजह से ये कंडक्टर हो जाता है। क्योंकि भैया जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेंगे तब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करेगी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इसलिए ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने वाला है। गॉट इट? ये हमने हिंदी में लिखा है ताकि आप आसानी से रिलेट कर पाए, समझ पाए चीजों को, है ना। यहाँ पर देखिए फिफ्थ पॉइंट क्या है, सॉफ्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस बिटवीन 2 लेयर्स, दैट्स व्हाई इट इज स्लिपरी। यहाँ पर देखिए 6 मतलब स्ट्रक्चर होता है ऐसे, इस प्रकार से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर सकते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक होते हैं इसी वजह से, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, और इसी वजह से ये सॉफ्ट भी होता है ना। सॉफ्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसी वजह से वो सॉफ्ट होता है, बिकॉज बिटवीन 2 लेयर्स, दैट्स व्हाई इट इज स्लिपरी, और इसी वजह से ये स्लिपरी होती है ग्रेफाइट, है ना। सिंपल है। डेंसिटी 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि डायमंड से इसकी डेंसिटी कम होती है। उसमें क्या थी? 3.5 थी। लो मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। डायमंड का क्या था? एक्सेप्शनली हाई मेल्टिंग पॉइंट था। यहाँ पर लो मेल्टिंग पॉइंट है क्योंकि भैया वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक होते हैं एंड वही प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना। बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन की कितनी है? 1.41 एंगस्ट्रॉम। लास्ट में क्या थी? 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर है 1.41 एंगस्ट्रॉम, यानी कि डायमंड की कार्बन कार्बन लेंथ भी ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? क्योंकि वहां पर sp3 कैरेक्टर था, बट यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। भैया अगर पाई बॉन्ड थोड़े से आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली बॉन्ड की लेंथ कम हो जाने वाली है। सिंपल सी बात है, इस तरीके से आप रिलेट कर पाएंगे तो याद करने में आसानी रहने वाली है। क्लियर है। और यहाँ पर आइए, थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोप। ये थर्मोडायनेमिकली मोस्ट स्टेबल है। डायमंड क्या था? काइनेटिकली मोस्ट स्टेबल। ये सभी बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर पढ़ते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आसानी रहने वाली है ना। अब आप चाहते होंगे कि हम ये डायग्राम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, बट यस, आइए बहुत ध्यान से देखिएगा। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने कहा था, ये देखिए हेक्सागोनल लिखा हुआ है ना, कहाँ पर लिखा हुआ है हेक्सागोनल? कहीं पर तो ये लिखा हुआ है हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल यानी कि 6 की रिंग बनने वाली। बहुत ध्यान से देखेंगे, वो यहाँ पर तो कौन सा ब्लैक पेन होना चाहिए, है ना। देखिए एक ये हो जाने वाला है, दिखाई दे रहा है, देना चाहिए भैया। 1 2 3 4 5 6, और इस तरफ से भी ये देखेंगे तभी आपको 6 मिलने वाले हैं कार्बन, है ना। हेक्सागोनल होता है यानी कि 6 कार्बन होने वाले हैं एक रिंग में, और इसी प्रकार से एक लेयर स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद यहाँ पर भी होने वाला है, यहाँ पर भी होने वाला है, एंड ये दोनों इस तरीके से जुड़े होते हैं। वैन डर वाल्स फोर्सेस यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई भी दे रहा होगा। देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर वैन डर वाल्स फोर्सेस भी आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।
रेड पेन ले लिया जाएगा तो चमकता चमकता दिखाई देने वाला है आपको, है ना। वैन डर वाल्स फोर्सेस इसी की वजह से ये सॉफ्ट होता है एंड स्लिपरी होता है, क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस वीक होते हैं। एंड ये यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भैया ये सब कार्बन एटम है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन एटम, ओके। एंड यस देख पाएंगे आप चीजों को, कोवेलेंट बॉन्ड भी यहाँ पर होता है, ओके। समझ पा रहे हैं चीजों को, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई दुख नहीं होना चाहिए। एक दो बार इन चीजों को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाने वाला है। चलिए आगे हम मूव करते हैं। डैंगलिंग बॉन्ड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ग्रेफाइट एंड डायमंड दोनों में ही डैंगलिंग बॉन्ड्स होते हैं, पढ़िए ध्यान से। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर नॉट द प्योरेस्ट इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन। ओहो, ये प्योरेस्ट नहीं होते हैं, नहीं भैया ये प्योर नहीं होते हैं। आर नॉट द प्योरेस्ट इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन बिकॉज सम सरफेस कार्बन एटम्स हैव फ्री वैलेंसी। अगर फ्री वैलेंसी है तो वहीं पर आकर के इम्प्योरिटी जुड़ जाएगी, अगर इम्प्योरिटी आ गई तो प्योरिटी तो नहीं रहेगी, ऑब्वियस सी बात है। दीज कार्बन एटम्स फॉर्म न्यू बॉन्ड्स विद इम्प्योरिटीज, यहाँ पर लिखा हुआ देख पाएंगे, है ना। दोबारा से पढ़िए। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर नॉट द प्योरेस्ट इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन बिकॉज सम सरफेस कार्बन एटम्स हैव फ्री वैलेंसी, ओके। एंड दीज कार्बन एटम्स फॉर्म न्यू बॉन्ड्स विद इम्प्योरिटीज। दीज न्यू बॉन्ड्स और कॉल्ड दीज न्यू बॉन्ड्स आर नोन एज डैंगलिंग बॉन्ड्स, राइट। इसी के बारे में हमने आपसे यहाँ पर बताया हुआ है। डैंगलिंग बॉन्ड्स क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। जो बॉन्ड्स इम्प्योरिटीज के साथ बनाए जाते हैं कार्बन के द्वारा, उन्हीं को हम बोलते हैं डैंगलिंग बॉन्ड्स। क्लियर है। तो आपको ये भी याद रखना है कि भैया डायमंड एंड ग्रेफाइट आर नॉट द प्योरेस्ट इलेक्ट्रोड्स ऑफ कार्बन। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा बढ़िया लाइन हमको लगी, है ना। अब पढ़िए यहाँ पर देखिए बी नहीं सी होगा, है ना, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड आप पढ़ चुके हैं। देखिए फुलरीन C60 एंड C70 आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ फुलरीन। सिंपल है, फुटबॉल टाइप स्ट्रक्चर होता है। फुटबॉल आपने देखा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं देखा है तो इमेजिन कर सकते हैं यार, फोटो में भी देख लेना, है ना। C60 एंड C70 आर कॉमन फॉर्म्स ऑफ फुलरीन। C60 इज ऑल्सो नोन एज द बकमीस्टर फुलरीन बकी बॉल। ओहो, ये क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेंगे। देयर आर 32 रिंग्स, यहाँ पर 32 रिंग्स होती है ना। 12 पेंटागोनल रिंग्स एंड 20 हेक्सागोनल रिंग्स। पेंटागोनल यानी कि जहाँ पर 5 ही रिंग होगी। देखिए 5 की रिंग कहाँ पर है एंड 6 की रिंग कहाँ पर है, हम दिखाते हैं आपको। 5 देखिए पहले तो 6 की रिंग यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 6 कार्बन आपको नजर आ जाने वाला है ना। और 5 की रिंग हम रेड पेन से दिखा देते हैं आपको। 5 की रिंग कहाँ गई जनाब, ये रही, इस प्रकार से देखेंगे आप, है ना। तो ये हो जाएगी पेंटागोनल रिंग, रेड वाली पेंटागोनल हो जाएगी एंड येलो वाली हेक्सागोनल हो जाने वाली है। ऑल गुड, सही है, ओके। फोर्थ पॉइंट, ईच कार्बन एटम बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन बाय सिग्मा एंड डबल बॉन्ड। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड रेजोनेंस है भैया, ग्रेफाइट में भी था एंड यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा है। और यहाँ पर आप sp2 देख पा रहे होंगे, यस sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाने वाला है। सिर्फ डायमंड में sp3 था, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन में sp2 होने वाला है। क्लियर है बात, यस। एंड एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर मतलब क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड्स रिवॉल्व इन द सिस्टम, पाई बॉन्ड सिस्टम में घूम रहे हैं, ओके। इट इज अ प्योरेस्ट इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कार्बन का प्योरेस्ट इलेक्ट्रोड कौन है, तो आपको बता देना है कि भैया वो फ्लोरीन है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होते हैं, डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं यहाँ पर डैंगलिंग बॉन्ड, क्योंकि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, ये अगर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है तो वहां पर क्यों थे, क्योंकि वो एक के ऊपर एक होते हैं। जब आप ऊपर जाकर जाते हैं ना तो कहीं पर तो स्पेस रहेगा, जब इस तरीके से ऊपर बढ़ेंगे तो लास्ट वाले में कहीं पर तो स्पेस रहेगा एंड वहीं पर आकर के इम्प्योरिटीज जुड़ जाती हैं। बट ये है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर, पूरी तरीके से कवर होता है, यहाँ पर आपको जगह ही नहीं मिलती है इम्प्योरिटीज को ऐड कर होने के लिए, है ना। इसी वजह से यहाँ पर डैंगलिंग बॉन्ड एब्सेंट होते हैं और इसी वजह से ये प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। क्लियर है, बोलिए हाँ या ना। होना चाहिए भैया, 32 रिंग्स होती हैं, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, एरोमेटिक इन नेचर, इन पे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, आगे पूछे जाएंगे, तो ये लाइनें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, अब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं थोड़ी, कहाँ पर रिएक्शन क्या क्या होने वाली है। कार्बन मोनोऑक्साइड बोले तो CO, सिंपल। एंड स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, देन वाटर गैस और सिंथेसिस गैस इज ऑब्टेन्ड। देखिए वाटर गैस एंड सिंथेसिस गैस क्या होता है, इसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे, बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। वाटर गैस का मतलब होता है CO प्लस H2, है ना। CO प्लस H2 कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मतलब वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन मतलब प्रोड्यूसर गैस, या फिर आप यस प्रोड्यूसर गैस। वाटर गैस को आप सिंथेसिस गैस भी बोल सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा हुआ है वाटर गैस और सिंथेसिस गैस, है ना। देखिए कार्बन की अगर आप कार्बन को अगर आप पानी के साथ मिलाते हैं एंड 473 केल्विन से 1273 केल्विन तक का टेम्परेचर देते हैं, यानी कि ये भैया बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो चुका है। देखिए लिखा भी हुआ है यहाँ पर रेड हॉट कोक, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन रिलीज होगा, इसी को हम वाटर गैस एंड या फिर सिंथेसिस गैस बोल रहे होते हैं।
और यहाँ पर देखिए व्हेन एयर इंस्टेड ऑफ स्टीम इज पास्ड ओवर कोक देन प्रोड्यूसर गैस इज ऑब्टेन्ड। अच्छा जी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन अगर आप लेकर आएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन बन रहा होगा, इसका मतलब होता है प्रोड्यूसर गैस। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए भैया कहाँ पर क्या बनने वाला है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। यहाँ पर हमने स्टीम ली हुई थी यानी कि पानी ही सिर्फ था, बट यहाँ पर पानी वगैरह नहीं है, हमें ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन लगाना है, तब जाकर हमें प्रोड्यूसर गैस मिल पा रही होगी। सही है, समझ में आ रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड के दो रिएक्शन थी, आपको याद होनी चाहिए। अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन पढ़ लेते हैं। CO2 is present up to 0.03% by volume in atmosphere is removed by photosynthesis। फोटोसिंथेसिस की ये रिएक्शन क्या आपने क्लास 10 में पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? बिल्कुल पढ़ी है, वहां पर तो आपने बायोलॉजी पढ़ी थी, वहां पर डेफिनेटली आपने इस रिएक्शन को पढ़ा होगा, है ना। देखिए कार्बन क्या क्या लेता है भैया, पानी तो उसको आप देते ही हैं, है ना। पौधों को पानी नहीं दे रहे तो देना शुरू करिए, है ना। CO2 एटमॉस्फेयर से वो CO2 ले लेने वाला है, हाइड्रोजन, उसके बाद पानी तो है ही, H यानी कि सनलाइट उसको मिल जाने वाली है, और भैया ये क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा C6H12O6, और क्या छोड़ने वाला है, ऑक्सीजन। बचपन से पता है ना आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एंड ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ऑक्सीजन दिखाई दे जाने वाली है, और साथ में हाइड्रोजन भी वाटर भी आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को एक बार देख लेंगे तो डेफिनेटली रट जाने वाली है। CO2 is used to NaHCO3 एज फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए देखे होंगे आपने, यहाँ पे स्कूल्स में कोचिंग्स में लगे जरूर से होंगे, दीवार पे लगे होते हैं रेड कलर के, है ना। वहां पर क्या रिएक्शन हो रही होती है देखेंगे, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड प्लस H2SO4 यानी कि H2SO4 एसिड होता है, तो भैया ये साथ में देखिए CO2 निकलने वाला है। CO2 अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा, देना चाहिए, नहीं दे रहा है तो PDF में जब आप देखेंगे तो दिखाई दे जाएगा। CO2 गैस रिलीज होती है एंड ऑब्वियसली CO2 तो भैया आग बुझा ही देगी, है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की सिंपल सी रिएक्शन है, आपको एक बार देखेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाने वाली, तो थोड़ी देख लेनी है, क्या पता पूछ ली जाए। नाउ कार्बोरंडम SiC, कार्बोरंडम यानी कि SiC, जस्ट अ सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा अंडरलाइन कर देते हैं इस प्रकार से, इज एन एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस, बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है ये, नेक्स्ट टू डायमंड, डायमंड के बाद बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो ऑब्वियसली सभी को पता है कि डायमंड बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, बट उसके बाद SiC यानी कि कार्बोरंडम की हार्डनेस आती है। यूज्ड इन कटिंग टूल एंड एज अ रिफ्रैक्टरी मटेरियल, कटिंग टूल या फिर रिफ्रैक्टरी मटेरियल के लिए हम इसका यूज कर रहे होते हैं, है ना। बट आई थिंक SiC का स्ट्रक्चर हमने आगे बनाया हुआ है, तो वहां पर हम आपको इसका स्ट्रक्चर समझा देंगे, इसी तरीके से होने वाला है। फिलहाल आप सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या है भैया, देखिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मतलब CO2 से मत निकाल लेना कि जैसा CO2 होता है ना, CO2 जैसे होता है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा सिंपल सा होता है। ओहो, हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे रहा हो यहाँ पर, तो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर हम लिखेंगे CO2 का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है इस प्रकार से। तो आपको ऐसा भी लग सकता है CO2 SiO2 यानी कि SI यहाँ पर रखें, O तो है ही, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है ये भी तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर बनाया हुआ था OSiO, फिर हमने इसको क्रॉस कर दिया, आपको ऐसा लगेगा कि क्यों किया। देखिए ऑक्सीजन के पास क्या है 2p, सिलिकॉन के पास क्या है 3p, एंड इस ऑक्सीजन के पास भी है 2p, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, 2p एंड 3p ओवरलैपिंग होने वाली है, एंड भैया ये होती है हाईली अनस्टेबल, ये टूट जाएंगी, डिसॉल्व कर जाएंगी, इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करने वाला। अरे हाँ या ना, यस, कोई दिक्कत नहीं, टू द पॉइंट रहना है, इधर उधर नहीं सोचना है, स्क्रीन पर ही देखते रहना है। देखिए ये स्ट्रक्चर होने वाला है, SI सिलिकॉन बनाएंगे एंड फिर दोनों सिलिकॉन के बीच में एक एक ऑक्सीजन जोड़ देना है। इसी प्रकार से नीचे भी आएंगे आप, इसी प्रकार से इधर भी जाते जाएंगे, एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर आपको मिल रहा होगा, है ना। सिंपल है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, डेफिनेटली आपको ये आना चाहिए, इससे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। 2p एंड 3p ओवरलैपिंग इज अनस्टेबल। ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज इनर्ट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग SiO-Si बॉन्ड, ये दोनों बॉन्ड जो आपने देखे ना लास्ट में, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये ऐसे ही नहीं टूट जाएंगे, और इसी वजह से ये इनर्ट होती है। अगर बॉन्ड टूट नहीं रहे हैं तो रिएक्शन कहाँ से होगी, किसी दो लोगों के बीच में अगर बॉन्ड भैया टूट नहीं रहा है तो आप अपना काम कैसे कर पाएंगे, वहां पर आपकी रिएक्शन उनके साथ नहीं होने वाली। आई होप समझ पा रहे होंगे आप चीजों को, इसलिए अपने बॉन्ड्स को स्ट्रॉन्ग करके रखिए ताकि कोई और रिएक्शन ना कर पाए। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इनर्ट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग SiO-Si bonds but it is reactive towards NaOH and HF। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे कलाकार लोग होते हैं जो भैया रिएक्शन करके ही मानते हैं। यहाँ पर वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HF है। ओके, देखेंगे ये रिएक्शन होती है तो क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया है हमने, है ना।
SiO2 प्लस NaOH जब रिएक्शन करने वाला है तो क्या बनेगा, सोडियम सिलिकेट, बोले तो Na2SiO3 बनने वाला है, सोडियम सिलिकेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा। SiO2 यानी कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन के बाद। सही है, आगे आइए HF के बारे में देख लेते हैं। अगर सिलिकॉन डाइऑक्साइड की रिएक्शन होती है HF के साथ तो SiF4 प्लस H2O मिलता है, देन SiF4 फर्दर रिएक्शन करता है 2HF के साथ तो H2SiF6 बोले तो हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड मिल रहा होता है। हेक्साफ्लोरो यानी कि 6 फ्लोरीन एंड सिलिसिक एसिड मिल रहा होता है आपको, और इसका यूज हम करते हैं इचिंग ऑफ ग्लास के लिए, यानी कि ग्लास पर जो पेंटिंग कर जाते हैं ना उसके लिए हम इन चीज़ों का यूज कर रहे होते हैं, है ना। बहुत डीप में जाना नहीं क्योंकि आपको पेंटिंग तो नहीं करनी है ऑब्वियसली, बट इतना सा पढ़ लेना है, हो सकता है पूछ लिया जाए। इचिंग ऑफ ग्लास पेंटिंग के लिए हम इसका यूज कर रहे होते, बढ़िया है। ओके, सिलिकेट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, सिलेबस का रिडक्शन हुआ है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, बट एक बार देख लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट इज SiO4 4 नेगेटिव सिलिकेट दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम सिलिसिक एसिड। सिलिसिक एसिड अभी थोड़ी देर पहले ही आप पढ़ करके आ रहे हैं, है ना, वहां पर SiOH होल 4 था। इन ऑल सिलिकेट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Si इज +4 एंड ऑक्सीजन इज -2। ठीक है, ऑल सिलिकेट्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड एंड नॉन प्लेनर। इतना काफी है, इससे बाहर आपसे नहीं पूछा जाएगा। आगे आते हैं, ओहो हाइड्राइड्स। चलिए हाइड्राइड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। केमिकल प्रॉपर्टीज हाइड्राइड्स CH4 SiH4 GeH4 SnH4 PbH। ओके, डाउन द ऑर्डर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करेगी ऑब्वियसली, क्योंकि भैया नीचे जाते हुए साइज बढ़ रहा होता है ना, कार्बन का साइज छोटा है सिलिकॉन से, तो सिलिकॉन का छोटा है जर्मेनियम से, नीचे जाते हुए साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है अगर तो बॉन्ड लेंथ भी तो बढ़ रही होगी, अरे हाँ या ना। अगर कार्बन इतना बड़ा है और ये जर्मेनियम इतना बड़ा है तो भैया ये बॉन्ड लेंथ बढ़ चुकी ना। यस, बिल्कुल बिल्कुल, हटा देंगे इसको यहाँ से। बॉन्ड लेंथ अगर बढ़ रही है तो भैया बॉन्ड डिस्टेंस तो कम हो जाएगी। अगर ये हम आपको इतना सा तोड़ने के लिए बोले, इतना सा, तो आप मुश्किल से तोड़ पाएंगे, बट अगर हम इतना सा तोड़ने के लिए बोले तो आप 1 मिनट में तोड़ देंगे। अब भैया तोड़ के तो नहीं दिखाने वाले, है ना, सिंपल सी बात है। थर्मल स्टेबिलिटी, अगर आसानी से बॉन्ड टूट रहा है तो स्टेबिलिटी कम होगी, ऑब्वियसली बात है। एक से एक दूसरे को रिलेट करके पढ़ेंगे ना तो बहुत ही आसानी रहने वाली। बताइए इसमें याद करने वाला कुछ भी नहीं है। देखिए ध्यान से, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, आप सभी को पता है बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होने वाली है, ऑब्वियस सी बात है। थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, अगर बॉन्ड टूट रहा है तो स्टेबिलिटी कम है। रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ के बारे में, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ यानी कि जो H+ डोनेट कर दे, H+ डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ने वाली, क्योंकि बॉन्ड बढ़ रहा है। देखिए बॉन्ड अगर बड़ा हो रहा है ना तो H+ आपका बहुत दूर जाने वाला है। अगर H+ आपसे दूर, मतलब H+ दूर है अगर, तो आसानी से डोनेट हो सकता है। अगर H+ आसानी से डोनेट हो सकता है तो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ भी तो बढ़ रही होगी। अरे हाँ या ना, यस, ये रिलेट करके पढ़ेंगे तो आसानी रहने वाली। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ने वाली है। कोई दिक्कत है इसमें, याद करने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, हमने लिख दिया है। आप इसको एक बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में छप जाने वाला है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज, कार्बाइड्स के बारे में देख लेते हैं। कार्बाइड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। कार्बाइड्स, आयनिक कार्बाइड्स, मिथेनाइड्स। ओके, यहाँ पर आपको बाद में आना, पहले यहाँ पर देखना है, बहुत ध्यान से, पूरा फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए आपका। आइए, मिथेनाइड्स, C4 नेगेटिव यूनिट्स प्रोड्यूस CH4 ऑन रिएक्शन विद वाटर, यानी कि इसकी रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाने वाले हैं, बोले तो H2O के साथ, तो आपको CH4 यानी कि मीथेन गैस मिल रही होगी। Pe2C क्या होता है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है बेरिलियम कार्बाइड। Al4C3 ये क्या होता है, एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों C4 यूनिट्स रखते हैं, दैट मीन्स H2O के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाई जाएगी तो CH4 यानी कि मीथेन गैस रिलीज हो रही होगी। एक बार इसको देखेंगे जरूर से। और ये क्या है, कार्बाइड्स के अंदर आयनिक कार्बाइड्स है, आगे कोवेलेंट कार्बाइड्स हैं, तो वहां पर हम चलते हैं अभी, पहले इसको समझ लें। एसिटाइलाइड्स C2 2 नेगेटिव यूनिट्स। एसिटाइलिन के बारे में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, आपने किया भी होगा PYQs में 2 से 3 बार, तो हमने खुद कराया है। एसिटाइलिन के टर्म पर, एसिटाइलिन क्या होता है, C2 2 नेगेटिव, उसी से रिलेटेड यहाँ पर लिखा हुआ है। एसिटाइलिन्स का जब रिएक्शन करवाने वाले हैं किसके साथ, वाटर के साथ, तो भैया C2H2 बोले तो एसिटाइलिन गैस निकलने वाली है, एसिटाइलिन गैस निकलने वाली है। ओके, देख पाएंगे आप यहाँ पर कैल्शियम कार्बाइड है, CaC2 प्लस H2O क्या होने वाला है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 बोले तो एसिटाइलिन गैस यहाँ पर रिलीज होने वाली है। ठीक है, थर्ड वन देखेंगे, एलाइलाइड्स। ओके, एलाइलाइड्स क्या होता है, C3 4 नेगेटिव यूनिट्स, C3 4 नेगेटिव यूनिट्स। ये थोड़ा सा 1-2 बार देखेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाने वाली है। मेथनाइड्स C4 नेगेटिव यूनिट्स, एसिटाइलिड्स C2 2 नेगेटिव यूनिट्स, एलाइलाइड्स C3 4 नेगेटिव यूनिट्स। ओके, प्रोड्यूस C3H4 ऑन रिएक्शन विद वाटर। C3H4 क्या होता है, एक प्रोपीन गैस होती है ना, प्रोपीन
Mg2C3, अब इसका भी बताने की जरूरत है क्या? सही, मैग्नीशियम कार्बाइड होने वाला है, इसकी रिएक्शन जब आप वाटर के साथ करवाएंगे तो MgOH होल ट्वाइस प्लस CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन आपको मिलने वाला है। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा तो आपको PDF में दिखाई दे जाएगा, है ना। बार बार हम अपने को इधर उधर करेंगे, टाइम ज़्यादा लगने वाला है। ओके, इसको जरूर से देखना है, टू द पॉइंट रहना है, फालतू चीजें याद नहीं करनी है आपको। यहाँ पर देखना है मिथनाइड्स, CH4 रिलीज करेंगे, एसिटाइलाइड्स एसिटाइलिन गैस रिलीज करेंगे वाटर के साथ, ऑब्वियसली एलाइड्स प्रोपीन गैस रिलीज करने वाले। ओके, आगे बढ़ जाए। आयनिक कार्बाइड्स खत्म हो चुके हैं, अब कोवेलेंट कार्बाइड्स को देख लेते हैं एक बार से। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसी को हम बोलते हैं कोवेलेंट कार्बाइड्स। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर नहीं होगी तो भैया वो आयनिक बन जाने वाला है। आयनिक का मतलब क्या होता है कि जो दो बॉन्ड बने हुए हैं ना, दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बने हुए हैं उसमें से एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, यानी कि जो बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच रहा है, इसका मतलब वो आयनिक कैरेक्टर शो करने लग जाता है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर है तो भैया कोई अपनी तरफ बॉन्ड को खींच नहीं पाएगा, यानी कि वो कोवेलेंट बॉन्ड होने वाला है ना। सिंपल, इसमें एक्सप्लेन करने वाला कुछ भी नहीं है, आसानी से समझ पाएंगे। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विद एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि एग्जांपल देख लेंगे आप, नॉर्बाइड बोले तो B4C, यानी कि बोरॉन एंड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है। तो इस प्रकार से अगर हम लिखें तो इन दोनों के बॉन्ड्स इक्वल इक्वल रहने वाले है ना। अदरवाइज अगर एक की इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए यहाँ पर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती, या फिर हम बोरॉन का बनाते हैं N के साथ, अगर नाइट्रोजन की, ऑब्वियसली नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इसके बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो रहे होते हैं। दैट मीन्स नाइट्रोजन पर डेल नेगेटिव आ जाता है एंड बोरॉन पर डेल पॉजिटिव आ जाता है, यानी कि ये आयनिक कैरेक्टर शो करने लगता है ना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आप समझ पाएंगे कि कोवेलेंट कार्बाइड्स के लिए हमें सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जरूरत पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए नॉर्बाइड बोले तो B4C, कार्बोरंडम SiC आप देख कर आए हैं, मैंने कहा था SiC का स्ट्रक्चर आपको आगे देखने को मिल जाएगा। यस, देखने को मिला है, SiO2 के जैसा ही है। वहां पर ऑक्सीजन था बीच बीच में, तो यहाँ पर बीच बीच में कार्बन है। सिंपल है बात, SiC यानी कि कार्बोरंडम होने वाला है। डायमंड लाइक स्ट्रक्चर है इसका, डायमंड का भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही था। बाकी यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हार्डनेस ड्यू टू नेटवर्क 3D स्ट्रक्चर, ये नेटवर्क 3D स्ट्रक्चर है, इसी की वजह से ये हार्डनेस बहुत ज्यादा ये हार्ड होता है। कार्बोरंडम हमने वहां पर भी आपको बताया था कि बहुत ज्यादा हार्ड होता है ना। देखिए, एक्सट्रीमली हार्ड सब्सटेंस नेक्स्ट टू डायमंड, पढ़ पा रहे हैं को क्यों हार्ड होता है, ये हमने आपको यहाँ पर बता दिया क्यों हार्ड होता है, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होता है इसका, है ना। नॉर्बाइड एंड कार्बोरंडम पता होने चाहिए, ये होते हैं कोवेलेंट कार्बाइड्स। यानी कार्बाइड्स के बारे में आप पढ़ चुके हैं अभी भी। अब पढ़ लेते हैं हम इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स के बारे में, इनको भी ध्यान से देखेंगे। ट्रांजिशन मेटल्स लाइक टाइटेनियम, जर्कोनियम, हाफनोमियम, ये सब आप देख पाएंगे, और ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स बनाते हैं। दैट मीन्स ट्रांजिशन मेटल्स ये हैं जो इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। इनके भी एग्जाम्पल आप देख पाएंगे, ZrC यानी कि जिरकोनियम कार्बाइड, Vc बोले तो वनेडियम कार्बाइड, Wc बोले तो टंगस्टन कार्बाइड, ये तीनों है यहाँ पर ऑब्वियसली। अब इंटरस्टिशियल कार्बाइड होता क्या है, नीचे पढ़ लेते हैं, बाकी हम बताते हैं। अभी नीचे पढ़िए यहाँ पर, कैन फॉर्म बोथ स्टोचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोचियोमेट्रिक टाइप ऑफ कंपाउंड। ये जो देख पा रहे हैं ना आप, ये जो बना हुआ है इंटरस्टिशियल कार्बाइड, ये तीनों एग्जाम्पल जो हैं इंटरस्टिशियल कार्बाइड के, ये तीनों के तीनों स्टोचियोमेट्रिक एंड नॉन स्टोचियोमेट्रिक टाइप ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो अपने को थोड़ा सा साइड में करते हैं, बाकी फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करना ज़्यादा जरूरी है। ओके, देखिए ध्यान से, ट्रांजिशन मेटल आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड कलर से हमने ट्रांजिशन मेटल बनाए हुए हैं। बीच बीच में जो स्पेस रह जाती है ना थोड़ी सी, मतलब देख पाएंगे ना, इन चीज़ों को आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा, बट भैया सॉलिड स्टेट तो चैप्टर से आपके सिलेबस से हट चुका है। ओके, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल रेड कलर का होता है, बीच बीच में जो स्पेस बन चुकी है यहीं पर आ जाते हैं कार्बन, और ये कार्बन अगर यहाँ पर आ चुके हैं, कार्बन ट्रैप्ड इन इंटरस्टिशियल साइट्स, और इसी की वजह से भैया ये इंटरस्टिशियल कार्बाइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना। समस्या तो नहीं है, नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए जिस तरीके से हमने किया है। ऑब्वियसली आपको समझ में आएगा, जो जगह होती है बीच में वहीं पर कार्बन आकर के फंस जाता है, दैट मीन्स इंटरस्टिशियल कार्बाइड का फॉर्मेशन हो चुका है, और ये ट्रांजिशन मेटल होने चाहिए। यहाँ पर भी आपको बताया गया है, एक दो एग्जाम्पल याद कर लेंगे तो आसानी रहने वाली। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए ये टिन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले ली जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर हम आगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। टिन कैसा होता है, एक सॉफ्ट मेटल है, बड़ी अच्छी बात है, एक सॉफ्ट मेटल है ना। आपको लग सकता है ये हार्ड है, बट भैया हार्ड होता नहीं है, है ना, एक सॉफ्ट मेटल है। फाउंड इन दीज इलेक्ट्रोपिक फॉर्म्स, इसकी 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म होती हैं, कौन कौन सी, एक पहली होती है ग्रे टिन, दूसरी व्हाइट टिन, तीसरी रोम्बिक टिन। डेंसिटी के बारे में भी आपको पढ़ लेना है,
5.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी होती है ग्रे टिन की, देन 7.8 होती है व्हाइट टिन की, 7.6 होती है रोम्बिक टिन की, यानी कि सबसे ज्यादा किसकी होती है डेंसिटी 7.8 व्हाइट टिन की। दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्गेस्ट होने वाला है, व्हाइट टिन स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो ये ग्रे टिन से व्हाइट टिन, देन व्हाइट टिन से रोम्बिक टिन में कन्वर्ट हो जाने वाली है ना। बाकी यहाँ पर देखिए व्हाइट टिन इज द मोस्ट स्टेबल फॉर्म, यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है व्हाइट टिन इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेबल। ओके, ऑन बेंडिंग टिन शीट, जब आप टिन शीट को मोड़ते हैं तो भैया ये रोने लगती है, समझ पा रहे हैं, रोने लगती है, इसको हम इसी को हम बोलते हैं क्राई ऑफ टिन, एक रोने की आवाज आती है इससे जो आप टिन को मोड़ रहे होते हैं। दैट मीन्स ऑन बेंडिंग टिन शीट इट प्रोड्यूसेस अ साउंड नोन एज क्राई ऑफ टिन। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, है ना। सॉफ्ट मेटल है ऑब्वियसली, 3 इलेक्ट्रोपिक फॉर्म है, ग्रे टिन, व्हाइट टिन एंड रोम्बिक टिन। ग्रे टिन थोड़ा सा पाउडर के टाइप में होता है, पाउडर फॉर्म में, है ना, और टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए तब जाकर के आप ग्रे टिन पाउडर फॉर्म में आप देख पा रहे हो। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं। अगर टिन की रिएक्शन आपने एसिड के साथ कराई तो क्या होगा, एंड बेस के साथ कराई तो क्या होगा। रिएक्शन विद एसिड, ये भैया टिन है हमारे पास, डाइल्यूट HNO3 हमने लिया, कंसंट्रेटेड लेंगे, पहले डाइल्यूट के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने टिन की रिएक्शन करवाई है डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो हमको टिन सेकेंड नाइट्रेट, यानी कि टिन सेकेंड नाइट्रेट का मतलब हो जाएगा टिन पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। ओके, SnNO3 होल ट्वाइस मिल जाने वाला है, साथ में आपको एमोनियम नाइट्रेट भी मिल रहा होगा, दैट मीन्स NH4NO3, और पानी तो भैया मिलता ही मिलता है, हर जगह मिलता है ना। ओके, टिन की रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करवाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, स्टेनिक ऑक्साइड, या फिर इसको हम मेटा स्टेनिक एसिड भी बोल रहे होते हैं। ये नाम बड़ी ढूंढ के हमने लिखे हैं, है ना। स्टेनिक ऑक्साइड बोले तो H2SnO3, इसी को हम मेटा स्टेनिक एसिड भी बोलते हैं। और साथ में NO2 गैस भी रिलीज होती है। ये भैया कौन सी गैस होती है, रेडिश ब्राउन गैस होती है, ये इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन, पता होना चाहिए आपको। और बताइए रेडिश ब्राउन NO2 के अलावा कौन सी गैस होती है जो रेडिश ब्राउन होती है, बताइए बताइए। Br2, है ना, Br2 गैस होती है जो इसका कलर रेडिश ब्राउन ही होता है। साथ में वाटर यहाँ पर भी निकलेगा। डाइल्यूट HNO3 के साथ एमोनियम नाइट्रेट एंड टिन सेकेंड नाइट्रेट, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ स्टेनिक ऑक्साइड, एंड साथ में रेडिश ब्राउन गैस, दैट मीन्स NO2 गैस। ओके, अब भैया इसकी रिएक्शन करवाइए बेस के साथ, बोले तो NaOH या फिर KOH के साथ। देखिए SN NaOH प्लस H2O, यहाँ पर आपको पानी पहले देना पड़ेगा, देन Na2SnO3 मिलने वाला है, सोडियम स्टेनेट इसको हम बोलते हैं। सोडियम स्टेनेट आपको मिल जाएगा Na2SnO3, एंड यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपको वाटर मिलेगा, अगर बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें वाटर देना पड़ेगा, एंड बदले में हमको हाइड्रोजन गैस मिल रही होगी। क्लियर है, आगे बढ़ें। यस, अब भैया लेड के बारे में पढ़ लेते हैं, टिन के बारे में पढ़ चुके हैं, लेड के बारे में पढ़ेंगे। लेड की रिएक्शन अगर हम करवाते हैं वाटर के साथ तो क्या होता है, PbO2 H2O, ऑक्सीजन भी है वाटर भी है, तो भैया PbOH होल ट्वाइस, यानी कि लेड का हाइड्रोक्साइड आपको मिल जाने वाला है। वेरी सिंपल, टफ बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से आप इसको समझ पाएंगे। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लम्बो सॉल्वेंसी। प्लम्बो सॉल्वेंसी का मतलब होता है डिसॉल्विंग सॉल्वेंट, बस जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाने वाला है। दिस फिनोमेनन इज नोन एज प्लम्बो सॉल्वेंसी, है ना। पता कर लेंगे तो अच्छी बात रहेगी, एक दो बार देखेंगे तो डेफिनेटली आसानी रहने वाली है आपको। विद एसिड एंड बेस, अच्छा जी एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाइए। Pb की रिएक्शन करवाने वाले हैं हम हॉट एंड कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो PbNO3 होल ट्वाइस मिलने वाला है, एंड साथ में NO2, यहाँ पर भी आपको NO2 गैस यानी कि रेडिश ब्राउन गैस आपको मिलने वाली है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे Pb प्लस 2 NaOH हॉट कंसंट्रेटेड एसिड, हॉट एंड कंसंट्रेटेड Na2PbO2, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस आपको यहाँ पर भी रिलीज होने वाली है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस भैया है। चलिए इसको थोड़ा सा हटाते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, फिर पता है ना ये सारी चीजें। अब आई थिंक हम अपनी लास्ट स्लाइड पे हैं, यस लास्ट स्लाइड है हमारी, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड फिर इस वीडियो को वाइंड अप करने वाले। PbO एंड PbO2 यानी कि लेड मोनोऑक्साइड एंड लेड डाइऑक्साइड, बोथ आर एम्फोटेरिक इन नेचर। देख कर आए हैं आप, पहली दूसरी तीसरी स्लाइड में ही मैंने बताया था आपको कि दोनों ही एम्फोटेरिक होती हैं, ठीक है। PbO एम्फोटेरिक है, इसकी रिएक्शन हमने करवाई HNO3 यानी कि एसिड के साथ, तो PbNO3 होल ट्वाइस मिलने वाला है। ओके, लेड नाइट्रेट देख कर हैं, लेड नाइट्रेट कहाँ पर मिला था, अभी थोड़ी देर पहले आपने लेड सेकेंड नाइट्रेट कहाँ पर देखा था, कहाँ पर देखा था भैया, लेड सेकेंड नाइट्रेट नहीं, वो टिन सेकेंड नाइट्रेट था। ओके, तो यहाँ पर लेड सेकेंड नाइट्रेट आपको मिलने वाला है, जब आप इसकी रिएक्शन लेड मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाने वाले हैं HNO3 के साथ। ओके, वाटर यहाँ पर भी मिलेगा आपको। ओके, लेड मोनोऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ, तो आपको Na2PbO2 मिलने वाला है। आई थिंक यहाँ पर भी कहीं मिला था, यस Na2PbO2। एक दूसरे से रिलेट करेंगे जब, देखिए ये सारा पूरा वीडियो देखने के बाद
PDF आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड करेंगे, सामने आप रखेंगे, उसको प्रिंट आउट निकालने का मन है तो निकला लीजिए, नहीं तो आप सामने उसको देखेंगे मोबाइल में, फिर अपनी शॉर्ट नोट कॉपी में या फिर अपनी रफ कॉपी में इन चीजों को लिखना है, तब जाकर आप चीजों को रिलेट कर पा रहे होंगे। इस तरीके से याद करेंगे तब जाकर के आप आसानी से चीजों को याद कर पा रहे होंगे। हम खुद जानते हैं भैया रिएक्शन बहुत ज्यादा है, पर रिएक्शन अगर याद होंगी ना तो आसानी से आप +4 हासिल कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर आता होगा तो फटाफट क्वेश्चन को टिक करके आप आगे बढ़ सकते हैं, ऑप्शन को टिक करके, ऑब्वियसली, है ना। ओके, और यहाँ पर आप ट्वाइस ऑफ NaOH अगर ले लेंगे हॉट एंड कंसंट्रेटेड तो फिर Na2PbO3 मिलेगा। देखिए याद कर सकते हैं, देखिए तरीका है कि अगर आप यहाँ पर NaOH की मात्रा बढ़ाई तो यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ याद कर सकते हैं आप, है ना। ट्वाइस ऑफ NaOH यहाँ पर हुआ तो फिर एक ऑक्सीजन भी बढ़ गया। ओके, यहाँ पर हमें इसका, देखिए हमें इसका ये याद नहीं है, इसका नाम क्या है, हम PDF देंगे तो वहाँ पर आपको देख करके लिख कर दे देने वाले हैं, है ना। Pb2O3 इट इज अ मिक्स्ड ऑक्साइड, ये भैया मिक्स्ड ऑक्साइड है। ओके, Pb2O3 की रिएक्शन जब हम करवाने वाले हैं HNO3 के साथ तो PbNO3 होल ट्वाइस, साथ में PbO2 + H2 मिलेगा। एक बात देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम नहीं बोल सकते, है ना, बट यस ये ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से देखना है। फाइनली थ्योरी तो खत्म हो गई, हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस। देखिए पहले हम कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कराएंगे जो पूछे नहीं गए हैं बट पूछे जाने की उम्मीद पूरी पूरी है ना। फिर लास्ट में हमने कुछ PYQs भी लिए हुए हैं, 5 PYQ हमने लिए हुए, तो उसको भी हम कराने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना है कैसे क्या होने वाला है। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या है, अरेंज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। अच्छा जी, कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड है, जर्मनी जर्मनी एंड टिन टिन, SN SN। या फिर अब हमें कैसे अरेंज करना है, ए बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग, तो भैया बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग तो आप अरेंज करके आ चुके हैं। नीचे जाते जाएंगे तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही होगी, सिंपल सी बात है ना। अगर ये कार्बन है ये कार्बन है तो बॉन्ड लेंथ ये हो गई। अब भैया जर्मेनियम का साइज इतना बड़ा है, जर्मेनियम का साइज इतना बड़ा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ चुकी ना। बताइए ये वाली लाइन बड़ी है या फिर ये वाली लाइन बड़ी है? ऑब्वियसली इसी को तो हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, यानी कि बॉन्ड लेंथ नीचे जाते हुए बढ़ रही होगी। अगर भैया बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है तो बॉन्ड एनर्जी, आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी कम हो जाने वाली है। सिंपल है ना, इसी को तो हमने स्टेबिलिटी बोला था वहां पर, अगर बॉन्ड जल्दी से टूट जा रहा है तो स्टेबिलिटी कम है उसकी, ऑब्वियसली। देखिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ का ये वाला ऑर्डर हो जाने वाला है कि डाउन द ऑर्डर बॉन्ड लेंथ बढ़ने वाली है बट डाउन द ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी कम होने वाली है। सही है, बढ़िया है, समझ में चीजें आ रही हैं, बिल्कुल आनी चाहिए, इस प्रकार से आप समझेंगे तो आसानी रहने वाली है ना। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कौन सा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए CCl6 2 नेगेटिव, भैया यही एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है देखेंगे ध्यान से। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, इस प्रकार से आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग यहाँ पर कर पाएंगे। देखिए मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, मतलब मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाए जा सकते हैं, 4, ऑब्वियसली 4 ही तो बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4, यस यहाँ पर आप देख पाएंगे दैट मीन्स CCl4 इज पॉसिबल बट नॉट CCl6 2 नेगेटिव। यहाँ पर 6 क्लोरीन को आप ऐड नहीं कर सकते क्योंकि कार्बन 6 वैलेंसी बना ही नहीं सकता, है ना, तो 6 के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा। तो यस ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही हो जाने वाला है, डज नॉट एग्जिस्ट आपसे पूछा गया था, ये क्वेश्चन आया नहीं है बट आने की उम्मीद पूरी पूरी है, इसीलिए हम करा रहे हैं इन क्वेश्चंस को। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, SiF6 2 नेगेटिव इज नोन बट SiCl6 2 नेगेटिव नॉट। SiF6 2 नेगेटिव को तो आप जानते हैं बट SiCl6 2 नेगेटिव को आप क्यों नहीं जानते हैं, क्योंकि ये भैया एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है ये आपसे पूछा गया है ना, हुआ है। तो चलिए बताते हैं आपको ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है। देखेंगे बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर SiCl4 तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो SiCl6 2 नेगेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। आपको लगा इसमें क्या दिक्कत है भैया, SiCl6 2 नेगेटिव तो एग्जिस्ट करेगा ना, नहीं करेगा क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, इसके लिए आप यहाँ पर आइए। सिलिकॉन कहाँ पर होता है, कार्बन सिलिकॉन, यानी कि सिलिकॉन ऊपर ही है, इस प्रकार से लिखेंगे आप, दैट मीन सिलिकॉन का साइज छोटा है, सिलिकॉन का साइज छोटा है। पर भैया फ्लोरीन का साइज छोटा है तो अच्छी बात है, पर यहाँ पर क्लोरीन का साइज बड़ा है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है ना, क्लोरीन का साइज बड़ा है। देखिए ये हमने जो व्हाइट से बनाया है ना, ये हमने क्लोरीन दिखाने की कोशिश करी है। Si सिलिकॉन 6 बॉन्ड बना रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एक क्लोरीन आ सकता है इस तरीके से, दूसरा क्लोरीन यहाँ पर आ सकता है, तीसरा क्लोरीन यहाँ पर, चौथा यहाँ पर। अब जो यहाँ पर क्लोरीन आने की कोशिश करेगा तो आसपास से दिक्कत होगी उसको, यहाँ पर भी क्लोरीन है, यहाँ पर भी क्लोरीन है, अब बीच में क्लोरीन घुस रहा है तो पॉसिबल नहीं है ना। अब आप खुद सोचिए, मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई फेवरेट सेलिब्रिटी खड़ी हुई है, उसके आसपास इधर उधर बॉडी गार्ड हैं, अब आप अंदर जाना चाहते हैं, भैया कैसे जा पाएंगे, आप मार के भगा दिए जाएंगे वहां से, सिंपल सी बात है ना, अंदर आप नहीं जा सकते। अगर आप छोटे से होते
तो डेफिनेटली यहाँ पर आ जाते हैं। जिस प्रकार से F6 यानी कि फ्लोरीन आ जाने वाला है, अगर ये आपके बॉडी गार्ड भी छोटे होते, आप भी छोटे होते, तो डेफिनेटली आप यहाँ तक आप आसानी से पहुंच सकते थे। पर भैया क्लोरीन तो बड़ा होता है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो अंदर एंट्री नहीं मिल पाएगी आपको, दैट मीन्स ये नहीं बन सकता। पर यहाँ पर हमने दूसरी लाइन लिखी हुई है, SnCl6 2 नेगेटिव इज पॉसिबल बिकॉज Sn इज ऑफ लार्ज साइज। यहाँ पर सिलिकॉन था, बट यहाँ पर क्या है, टिन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड उसके बाद आता है टिन। तो भैया टिन का साइज बड़ा है, टिन का अगर साइज बड़ा है तो ये दूर दूर बॉन्ड बनाएगा, अगर दूर दूर बॉन्ड बनाएगा तब जाकर के क्लोरीन आ सकता है, वहां पर एक दूसरे में ये लड़ेंगे भिड़ेंगे नहीं, आसानी से आ सकते हैं। इसीलिए SnCl6 2 नेगेटिव पॉसिबल होता है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि टिन का साइज लार्ज होता है, टिन बड़े साइज का होता है इन कंपेरिजन टू सिलिकॉन। अगर सिलिकॉन छोटा है तो उसके लिए फ्लोरीन भी छोटा होना चाहिए, तब जाकर SiF6 2 नेगेटिव बन पा रहा होगा, है ना। रीजन्स के लिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे। रीजन क्या है? 6 लार्ज क्लोराइड आयंस कैन नॉट बी एक्मोडेटेड अराउंड Si4+ ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इट्स साइज। हमने यही बात हिंदी में बोली थी, उसको हमने इंग्लिश में लिख दिया है ना। सेकेंड पॉइंट को अभी आप समझ सकते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर्स ऑफ क्लोराइड आयन एंड Si4 इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। बाकी इस तरीके से आपको समझ में ज्यादा आने वाला है, क्योंकि आप विजुलाइज कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर है, समझ में आ चुका है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर ABCD, यहाँ पर देखिए ऑप्शन यानी कि 4 में से चारों सही हो सकते हैं, 2 सही हो सकते हैं, 3 या फिर 1। इन CO2 मॉलिक्यूल हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इज sp। ऑब्वियस सी बात है भैया, sp ही तो होता है। देखिए यहाँ पर कहाँ बनाया हमने, यस sp लिखा हुआ है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर sp हो जाने वाला है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं है, बच्चों वाली चीजें हैं, आपको आती है। सेकेंड लाइन, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड को देखते हैं, इन CO2 2 p बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। ऑब्वियसली p के अलावा और क्या प्रेजेंट होगा? कुछ नहीं होगा। यहाँ पर देखिए 2p ऑक्सीजन के पास, 2p ऑक्सीजन के पास, 2p कार्बन के पास, यानी कि एक 2p बॉन्ड ये हो जाने वाला है, एक 2p बॉन्ड ये हो जाने वाला है। दैट मीन्स 2p बॉन्ड्स मिल रहे होंगे आपको CO2 के मॉलिक्यूल में। ये वाली लाइन भी सही है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है इसमें। सी ऑप्शन पर आइए, सी स्टेटमेंट पर आइए। CO2 इज नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल एंड हैविंग पोलर बॉन्ड। जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट यहाँ पर देखिए एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। इस प्रकार से देखेंगे आप, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने वाली है, पता है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने वाली है, यानी कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स होंगे ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, दैट मींस पोलैरिटी इस तरफ जाने वाली है। इसी प्रकार से यहाँ पर पोलैरिटी इस तरफ जाएगी एंड ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दैट मींस म्यू इक्वल टू 0 आ जाने वाला है। यही यहाँ पर लिखा हुआ है भैया, पोलैरिटी तो है, यानी कि मॉलिक्यूल पोलर तो है बट नॉन प्लेनर है, क्योंकि ये सब कैंसिल आउट हो गया। पोलर बॉन्ड रखता है बट नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है, यानी कि ये लाइन भी आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, यानी कि सारे सही हैं क्या? ऑब्वियसली सारे सही हैं। देखिए ध्यान से, फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ CO2। देखिए कई लोगों को तो ये लगता है कि CO2 रेजोनेंस करता ही नहीं है। क्यों लगता है आपको? CO2 रेजोनेंस करता है। रेजोनेंस करता है, कैसे करता है ये आप यहाँ पर देख पाएंगे, है ना। पाई बॉन्ड इधर आएंगे, ये इधर आएंगे, तब जाकर के आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है। ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और ये पाई बॉन्ड इस तरफ आ जाने वाला है, दैट मींस यहाँ पर देखेंगे आप, ये इधर आया है तो ये ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, एंड यहाँ से एक बॉन्ड इधर आया है तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आपको दिखाई दे रहा होगा इस प्रकार से, है ना। दैट मींस ये वाली लाइन भी सही है, यानी कि ABCD चारों ही स्टेटमेंट सही हैं, ABCD करेक्ट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया गया है, तो डेफिनेटली कोई भी दिक्कतें आपके जीवन में नहीं रहनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच कार्बाइड्स गिव्स CH4 ऑन हाइड्रोलिसिस। बताइए, आयनिक कार्बाइड में हमने आपको पढ़ाया है हाइड्रोलिसिस, CH4 कौन कौन दे रहा था बताइए। व्हिच, तो आपने पढ़ रखा है CH4 ऑन हाइड्रोलिसिस कहां पर देता है? मिथेनाइड्स में आपने पढ़ा था। मिथेनाइड्स क्या होता है? C4 नेगेटिव यूनिट, जहां पर C4 नेगेटिव यूनिट्स आपको मिलेंगी वही मिथेनाइड्स होगा, एंड वही आपको हाइड्रोलिसिस पर CH4 यानी कि मीथेन गैस देने वाला है। अगर आपको दिखाना चाहें हम दिखा देते हैं एक बार, कहाँ गए भैया, ये रहा वो स्लाइड। मिथेनाइड C4 यूनिट्स, देखिए कौन कौन सा है, बेरिलियम कार्बाइड एंड एल्यूमिनियम कार्बाइड है दोनों, जो मीथेन गैस देने वाली है, एंड ये दोनों ही ऑप्शंस वहां पर आपको नजर आने वाले हैं। ये देखिए, बेरिलियम कार्बाइड भी सही है और एल्यूमिनियम कार्बाइड भी सही है, यानी कि A एंड D आर करेक्ट। अब आते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हमें लगा कि पूछे जा सकते हैं वो भी हमने करा दिए, और जो 5 वो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो भी हम कराने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, एक से दो बार पढ़ेंगे तो डेफिनेटली क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं आप। ये द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी, भैया बॉन्ड एंथैल्पी का करेक्ट ऑर्डर बताइए। 2 बार बता चुके हैं आपको हम, थ्योरी में भी हमने कराया था एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में भी हमने कराया हुआ था। बॉन्ड एंथैल्पी यहाँ पर है, वहां पर बॉन्ड एनर्जी लिखा हुआ था। डाउन द ऑर्डर बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, दैट मींस बॉन्ड एंथैल्पी कम हो रही होगी। देखिए कहां पर है,
ये देखिए कहें सीता जी, ये ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टिन। क्लियर है बात, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दुख, कोई दर्द नहीं, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इज मैक्सिमम इन, एक क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर करके पूछा जाएगा। कैसे? ग्रेफाइट में आपने देखा कि sp2 था, यहाँ पर C70 एंड C60 ये सब फ्लोरीन है, यानी कि यहाँ पर भी sp2 था, यहाँ पर भी sp2 है, बट डायमंड में था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब आप ही बताइए कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन यानी कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होगा, वहां की लेंथ ज्यादा होगी, या फिर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की लेंथ ज्यादा होगी? बताइए बताइए, CC बॉन्ड लेंथ मैक्सिमम इन डायमंड, बताइए क्या दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द नहीं। हमने तो आपको वहां पर यही बताया हुआ था कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी है, ग्रेफाइट में भी बताया हुआ था हमने आपको, एंड डायमंड में भी बताया हुआ था, तो वहां पर भी आप देख पाए रहे थे कि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ डायमंड में ज्यादा होती है। ये क्वेश्चन भी आसान है, सीधे थ्योरी से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी जा रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। द एलिमेंट दैट शोज ग्रेटर एबिलिटी टू फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड्स, p मल्टीपल बॉन्ड्स कौन बनाएगा? कार्बन कहाँ है भैया? कार्बन, हमारा प्यारा कार्बन ये रहा, राइट। कार्बन जो है वो p मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने की ताकत रखता है ना। सिलिकॉन जर्मेनियम टिन उतना बेहतरीन नहीं है इसमें। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ कैटनेशन। जेईई मेंस 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए पूरी दुनिया जहां को पता है कि सबसे ज्यादा कैटनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन शो करता है ना। कार्बन के पास बाद नंबर आता है सिलिकॉन का, कार्बन के बाद नंबर आता है सिलिकॉन का, एंड जर्मेनियम एंड टिन की कैटनेशन प्रॉपर्टी ऑब्वियसली सेम ही होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाने वाला है ना। कार्बन पता था अगर आपको, तब भी यहाँ से आप दो ऑप्शन को तो ऐसे ही निग्लेक्ट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर सी एंड डी किसी भी कीमत पर नहीं होने वाला। बाकी सिलिकॉन ऊपर एग्जिस्ट करता है तो ऑब्वियसली कैटनेशन प्रॉपर्टी थोड़ी सी सिलिकॉन की ज्यादा होने वाली है ना। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ध्यान से देखना है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर, एंड ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। नॉट अ सेमीकंडक्टर लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको। जेईई में 2024 6 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था सुबह। कॉपर ऑक्साइड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ऐसा कौन है जो सेमीकंडक्टर नहीं है? सेमीकंडक्टर नहीं है, दैट मींस ग्रेफाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ग्रेफाइट क्या है? कंडक्टर। क्यों कंडक्टर है? क्योंकि यहाँ पर डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। हमने आपको ग्रेफाइट वाली स्लाइड में बताया हुआ था, ये देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स। इसको हमने हिंदी में भी एक्सप्लेन किया था ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए। इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए डायमंड इंसुलेटर होता है, ये सब सभी बातें आपको पता है। फाइनली हमने 5 PYQ कंप्लीट किए एंड 5 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आ सकते थे वो भी हमने कंप्लीट किए। मींस हमने 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए इस सेशन में। 10 क्वेश्चन भी आपको कराए गए हैं, थ्योरी रिवीजन भी कराया गया है, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी ग्रुप 14 एलिमेंट्स पर बहुत ही बेहतरीन हो चुकी होगी। 13 आप देख चुके हैं, 14 आपने देख लिया है, 15, 16, 17, 18 बहुत जल्द आने वाला है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। सब्सक्राइब टू केमिस्ट्री सारथी, भैया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपको यहीं पर मिलने वाला है। टू द पॉइंट बातें करी जाएंगी, फालतू की बातें बिल्कुल भी नहीं करी जाएंगी, है ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। तो आपने इस वीडियो को लास्ट देखा, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अंग्रेजी में बोले तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। इसी तरीके से हमारे रिवीजन वीडियोस को देखते रहिए, PYQ की प्रैक्टिस करते रहिए, तो निश्चित तौर पे आप बहुत ज़्यादा एक्सेल कर पा रहे होंगे। चलिए मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, किसी और रिवीजन वीडियो के साथ या फिर किसी और PYQ के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।